हेलो एवरीवन। जेई मेन के दूसरे दिन सेकेंड शिफ्ट में केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि पेपर में जो क्वेश्चन थे केमिस्ट्री से रिलेटेड वो क्या इजी थे, मॉडरेट थे या फिर हार्ड थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे बोल रहा है एनर्जी ऑफ फर्स्ट बामर लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्स जूल। द एनर्जी ऑफ सेकेंड बामर लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो फर्स्ट बामर लाइन का एनर्जी बोल दिया है एक्स जूल है और सेकंड का पूछा है। तो देखो, अगर बामर सीरीज की लाइनों की बात किया जाए तो अगर कहीं से भी डी एक्साइटेशन के बाद इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड सेल में आता है तो उसको बोलते हैं बामर सीरीज की लाइन। तो फर्स्ट लाइन कब बनेगा? जब n इजकल टू 3 तीसरे सेल से दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन करे तो फर्स्ट लाइन बनेगा बामर सीरीज का। और इसका एनर्जी कितना होगा? क्वेश्चन में तो दे रखा है एक्स जूल, लेकिन इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखो, ये दूसरे सेल का एनर्जी होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे सेल का एनर्जी होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे सेल का एनर्जी होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो, तीसरे और चौथे सेल का जो एनर्जी डिफरेंस आएगा कैलकुलेट करने के बाद, एनर्जी डिफरेंस आएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये बोल रखा है एक्स जूल के बराबर है। इसको इक्वेशन 1 बना लो। अब देखो, बामर सीरीज की दूसरी लाइन का हमें एनर्जी बताना है एक्स के टर्म में। तो बामर सीरीज की दूसरी लाइन कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन चौथे सेल से हो। देखो, तीसरे सेल से होगा तो फर्स्ट लाइन, चौथे सेल से होगा तो सेकेंड लाइन बनेगा यहाँ पे। और सेकेंड लाइन का एनर्जी नहीं पता है तो मान लो ई है इसका एनर्जी, जूल में मान लो, जूल में ई है। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो हम लोग निकाल सकते हैं चौथे सेल और दूसरे सेल का एनर्जी डिफरेंस। और एनर्जी डिफरेंस करने पे आएगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया इक्वेशन 2। अच्छा, ई का वैल्यू बताना है एक्स के टर्म में, तो क्या करें? इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे ई बाई एक्स इज इक्वल टू 2.55 डिवाइडेड बाई 1.89। और यहाँ से देखो ई का वैल्यू आ जाएगा 2.55 डिवाइडेड बाई 1.89 इंटू एक्स। और ऑप्शन को देख के सीधे हम लोग आंसर कर सकते हैं, इसको डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। देखो, अगर 2 रहता है तो 1 के आसपास आता, अगर 1 रहता तो 2 आता। तो 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में आएगा डिवीजन करने के बाद, और एक ही नंबर दिया है 1.35। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 100 ग्राम ऑफ 98% बाई वेट सल्फ्यूरिक एसिड इज मिक्स्ड विथ 100 ग्राम 49% बाई वेट सल्फ्यूरिक एसिड। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द फाइनल सॉल्यूशन। तो देखो, यहाँ पे दो कंटेनर है, ऐसे इमेजिन कर लो। इसमें 100 ग्राम लिया है सॉल्यूशन, 100 ग्राम, और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है 98% वेट बाई वेट है। और ऐसे ही एक दूसरा सॉल्यूशन लिया 100 ग्राम का, 100 ग्राम का, और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन बोला है 49% वेट बाई वेट है। और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों में है, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोल फ्रैक्शन बताना है। इन दोनों को मिला देंगे तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 200 ग्राम। तो अब अपने को इसमें देखना है, अगर इसमें मोल फ्रैक्शन बताना है तो सल्फ्यूरिक एसिड का अगर मोल फ्रैक्शन बताना है H2SO4 का, तो अपने को क्या चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड का मोल पता चल जाए, मोल ऑफ H2SO4 और मोल ऑफ H2O। अगर दोनों का मोल पता चल गया तो मोल फ्रैक्शन तो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ से यहाँ से परसेंटेज वेट बाई वेट 98% है, तो 98 ग्राम हो गया सल्फ्यूरिक एसिड।
और 2 ग्राम हो गया H2O। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोल कितना हो जाएगा यहाँ से देखो, मोल वेट बाई मोलर मास, तो वेट है 98 ग्राम और मोलर मास होता है 98 ग्राम पर मोल, तो यहाँ से आ गया 1 मोल। और यहाँ से जो सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड उसका वेट है 49 ग्राम और वाटर का वेट है 51 ग्राम। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49 डिवाइडेड बाई 98, तो यहाँ से आ गया 0.5 ग्राम, और सॉरी 0.5 मोल आ जाएगा। तो अब दोनों को मिक्स करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोल तो चेंज होने वाला नहीं है, मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हो जाएगा। 1 मोल पहले वाले सॉल्यूशन से ए से मान लो आ रहा है, और बी मोल बी वाले सॉल्यूशन से आएगा 0.5 मोल। तो सल्फ्यूरिक एसिड का टोटल मोल हो गया 1.5। और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, और पानी का मोल कितना हो जाएगा H2O। पानी का जो मोल होगा, पानी का टोटल वेट, तो पानी ए वाले सॉल्यूशन से आएगा 2 ग्राम और बी वाले सॉल्यूशन से मतलब सेकेंड सॉल्यूशन से आ रहा है 51 ग्राम, डिवाइडेड बाई ये टोटल वेट हो गया, डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास 18, तो यहाँ से 53/18 आ रहा है। अब देखो इसका अप्रोक्स वैल्यू लगभग 3 ले सकते हैं, 3 आ जाएगा, अप्रोक्स 2.9 समथिंग आएगा। तो अप्रोक्स वैल्यू अगर 3 लेते हैं, तो इसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड के मोल 1.5 डिवाइडेड बाई टोटल मोल, तो यहाँ पे देखो 1.5 डिवाइडेड बाई 4.5, तो इसका वैल्यू आ रहा है अप्रोक्स 0.33, और एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 0.33, वो है ऑप्शन 4। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, इस रिएक्शन के लिए EA1 दिया है, तो फर्स्ट रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी, और दूसरा रिएक्शन है सी डी में कन्वर्ट हो रहा है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी दिया है EA2। और यहाँ पे बोल रहा है log K/10 फॉर फर्स्ट रिएक्शन इज इक्वल टू, ए वैल्यू दे रखा है, और EA2 इज 1/5 ऑफ EA1। जो EA2 है, EA1 का 1/5 है, EA1 का 1/5, देन कैलकुलेट EA2, तो EA2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है किलो जूल में। अब देखो अगर रेट कांस्टेंट यहाँ पे लिखा है फर्स्ट रिएक्शन का, तो हम लोग लिख सकते हैं, मान लो के आर्नियस इक्वेशन से के इक्वल टू A e⁻ EA1/RT, फर्स्ट रिएक्शन के लिए आर्नियस इक्वेशन लिख सकते हैं। अब दोनों साइड क्या करेंगे, ln लेंगे, तो यहाँ पे आएगा ln A माइनस EA/RT, लेकिन क्वेश्चन में ln नहीं दिया है, लॉग दिया है, लॉग बेस 10 करके, तो ln को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा लॉग के, और यहाँ पे हो जाएगा 2.303 लॉग ए माइनस EA/RT। अब देखो यहाँ से लॉग के बेस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ए माइनस EA/2.303 RT। अब देखो यहाँ से ये फर्स्ट रिएक्शन के लिए दिया है log k इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दे रखा है ये, तो इसको बाई कंपेयरिंग हम लोग फर्स्ट रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, EA1 निकाल सकते हैं। तो बाई कंपेयरिंग क्या होगा, EA1 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू R इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 1 यहाँ पे। तो एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट जो आएगा EA1, यहाँ पे हो जाएगा 2.303, R का वैल्यू रख लेंगे 8.31 इंटू 1.5 इंटू 10⁵।
अब देखो यहाँ पे EA2 बोला है, EA1 का 1/5 है, तो EA2 क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से EA2 लिखना चाहें, EA2, तो 1/5 ऑफ 2.303 इंटू 8.31 इंटू 1.5 इंटू 10⁵ अब इसको कैलकुलेट करने से अपना EA2 आ जाएगा। और EA2 का अगर मैं किलो जूल में अप्रोक्स वैल्यू बोलूँ तो लगभग आएगा 57.44 किलो जूल। तो सेकेंड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बफर सॉल्यूशन विल हैव पीएच ऑफ 9.25। तो देखो बफर सॉल्यूशन है और बफर सॉल्यूशन का पीएच अपने को पता होना चाहिए। अगर एसिडिक बफर हुआ, एसिडिक बफर, तो उसका पीएच होता है 1 pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। तो यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं या फिर मोल ले सकते हैं, दोनों एक ही बात हो जाता है इसमें। या कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं एसिड का या फिर मोल ले सकते हैं, कुछ भी ले लेंगे। क्योंकि देखो मोल बाई वॉल्यूम यहाँ पे आता है, मोल बाई वॉल्यूम, ऊपर भी वॉल्यूम आएगा नीचे भी वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाता है। और ये ऊपर जो मोल ऑफ सॉल्ट और नीचे है मोल ऑफ एसिड, तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लें या मोल का रेशियो लें तो इसमें दोनों अप्लीकेबल हो जाता है। अब बेसिक बफर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक बफर, तो बेसिक बफर में पीओएच आता है, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। मतलब कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो ले लो या मोल का रेशियो ले लो। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगा दिया है, ट्रिक है कि यहाँ पे पीएच का वैल्यू 9.25 दिया है और जो भी यहाँ पे बनेगा बेसिक बफर ही बनेगा, क्योंकि देखो बेस बिग बेस लिया है और स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, तो पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और उसके बाद बेसिक बफर ही बनने वाला है। तो बेसिक बफर का पहले हमको मिलेगा POH और POH कैलकुलेट करने के बाद फिर कैलकुलेट करेंगे पीएच और पीएच आएगा 14 माइनस POH। तो 14 माइनस POH, और देखो POH अगर हम POH आ गया, देखो अगर बेसिक बफर के लिए सॉल्ट और बेस का कॉन्सेंट्रेशन या मोल बराबर हो गया तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो POH आ जाएगा PKB के, और PKB दिया है 4.75, तो 14 माइनस 4.75 रखेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है 9.25। मीन्स हमें इसमें से वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें सॉल्ट और बेस का कॉन्सेंट्रेशन या मोल बराबर हो, समझे? तो यहाँ पे ऑप्शन, सभी ऑप्शन को चेक कर लेना, ABC, और ये जो लास्ट ऑप्शन है डी वाला, इसमें फोर्थ लिखा लिखा है, तो लास्ट ऑप्शन है उसमें ये बात जाके मैच कर जाएगा। देखो लास्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl का आपस में पहले मिक्सिंग करेंगे, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल बनेंगे, यहाँ से मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से निकाल सकते हैं, इसका आएगा 0.1 मोल और HCl का मोल आएगा 0.05 मोल। तो देखो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट LR, एक कंज्यूम हो जाएगा पूरा का पूरा, एक खत्म हो जाएगा, इसका मोल बचेगा फाइनली जीरो, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मोल 0.5 मोल खर्च होगा इसका, और ये फाइनली बचेगा 0.05 मोल। और रिएक्शन के बाद यहाँ अमोनियम क्लोराइड बनेगा प्लस H2O, तो अमोनियम क्लोराइड का मोल बनेगा 0.05 और पानी का भी मोल बनेगा 0.05। यहाँ से देखो बिग बेस जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसका मोल और उसका जो सॉल्ट बना या फिर बोलो कंजुगेट कंजुगेट एसिड जो बना, इसका मोल दोनों बराबर है। तो यहाँ से अगर POH निकालेंगे तो POH
पीकेबी के बराबर आएगा, क्योंकि अगर लिखते हैं फॉर्मूले को तो यहाँ पे देखो सॉल्ट का मोल 0.05 डिवाइडेड बाई बेस का मोल 0.05, ये तो कट जाएगा और ये log 1 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो पीओएच आ जाएगा पीकेबी के बराबर, पीओएच आ जाएगा पीकेबी के बराबर। और इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर पीओएच आ गया पीकेबी के बराबर तो ऐसा पीएच आएगा 9.25, क्योंकि देखो पीओएच पीकेबी के बराबर है और ये 4.75, तो यहाँ से पीएच निकालेंगे तो 9.25 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड पीएच above which O2 will be evolved at anode। तो हमें पीएच बताना है जिससे जिसके ऊपर O2 गैस इवॉल्व होगा एनोड पे, मतलब एनोड पे O2 गैस रिलीज होगा। तो O2 गैस कैसे रिलीज हो सकता है? जब पानी का ऑक्सीडेशन हो, क्योंकि देखो यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है यहाँ पे, तो O2 गैस रिलीज हो रहा है एनोड पे, एनोड वाले पार्ट में, और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, तो H2O का ऑक्सीडेशन होगा और O2 गैस रिलीज होगा। तो यहाँ पे देखो अगर इसको बैलेंस करेंगे तो 2 मोल H2O लिक्विड से 1 मोल O2 गैस निकलेगा, 4 मोल H प्लस बनेगा और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो देखो पाँच जो O2 का रिडक्शन पोटेंशियल है, O2 का पानी में जब रिडक्शन होगा तो वो पोटेंशियल दिया है 1.23। तो अगर हम पानी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा ई नॉट, ऑक्सीडेशन हो जाएगा माइनस में, साइन चेंज कर लेते हैं, 2.34 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे एनोड पे रिएक्शन होगा ऐसा, और कैथोड पे मेटल का रिडक्शन होगा। कैथोड पे M2+ जो मेटल है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाएगा मेटल सॉलिड में। अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा। अब देखो ये रिएक्शन हो रहा है कैथोड पे। अब इस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट दिया है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.997 वोल्ट। तो अब देखो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने इसको ऐड कर दिया, स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर ई सेल निकालते हैं तो यहाँ पे देखो ई नॉट सेल आ जाएगा निगेटिव, दोनों को ऐड करेंगे तो ई नॉट सेल आ जाएगा निगेटिव, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में ये सेल काम नहीं करेगा, सेल विल नॉट वर्क। अच्छा, जब स्टैंडर्ड कंडीशन में वर्क नहीं करेगा तभी तो बोला है पीएच बताओ जिसके एवब ए रिएक्शन हो और O2 गैस लिबरेट हो। तो अपने को फाइनली इस रिएक्शन पे फोकस करना है, एनोड वाले पे, समझे? एनोड वाले रिएक्शन पे देखना है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या रखें, या फिर वो लोग पीएच क्या रखें ताकि ये रिएक्शन हो जाए। अच्छा, ये रिएक्शन कब होगा? जब ई सेल जो आएगा, ई सेल वो ग्रेटर देन जीरो हो जाए। तो ई सेल को जीरो से ज़्यादा होने के लिए देखो इसका तो स्टैंडर्ड कैथोड पे जो रिडक्शन हो रहा है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में ही कराएंगे। तो ई सेल को क्या लिख सकते हैं, ई नॉट कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस एनोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसको चेंज करेंगे, उसको नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन बना देंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो एनोड पे हो रहा है दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब देखो यहाँ से ई ऑक्सीडेशन का वैल्यू होना चाहिए माइनस ई नॉट रिडक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, और ई ऑक्सीडेशन शुड बी ग्रेटर देन ई नॉट रिडक्शन। तो मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -0.997 वोल्ट। तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन अगर कैथोड पे हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू इससे ज़्यादा होना चाहिए।
ई ऑक्सीडेशन को नस्ट इक्वेशन से लिख सकते हैं, ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.059 बाई एन log Q should be greater than माइनस 0.997। यहाँ पे इनॉट ऑक्सीडेशन का वैल्यू दिया है, देखो इनॉट ऑक्सीडेशन कितना है, माइनस 1.23 वोल्ट। ये हो जाएगा माइनस 1.23 वोल्ट माइनस 0.0, इसको अप्रोक्स 6 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई एन, एन का वैल्यू 4 है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं इंटू लॉग क्यू। अब क्यू एनोड वाले रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस पे पावर 4 इंटू पार्शियल पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस डिवाइडेड बाय, यहाँ पे H2O लिक्विड है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड का स्क्वायर। अब देखो, अगर गैस के बारे में कुछ नहीं बोला है, O2 गैस के प्रेशर के बारे में, तो उसका वैल्यू हम लेंगे 1 एटीएम। और पानी जो है प्योर लिक्विड है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होता है, तो इसके जगह पे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते समय 1 लेते हैं, तो 1 मोलर इसको रखेंगे। और फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 1.23 माइनस 0.06 लॉग H प्लस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 0.997। यहाँ पे देखो, माइनस ऑफ लॉग H प्लस को लिख सकते हैं PH इंटू 0.06 शुड बी ग्रेटर देन 1.23 माइनस 0.997। अब इसको सॉफ्टेड करेंगे तो PH शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या आएगा, PH शुड बी ग्रेटर देन, घटाने के बाद आएगा 3, और यहाँ से 3, और यहाँ पे 2, ये 9 है, तो यहाँ पे 12 हो गया, इसको यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 11 हो गया, 11 में से 9 घटेगा तो 2 आएगा, तो अप्रोक्स इसका वैल्यू आ रहा है 0.233 डिवाइडेड बाई 0.06। अब इसको देखो, इसको लिख सकते हैं PH शुड बी ग्रेटर देन, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 23/3 डिवाइडेड बाई 6, तो PH का वैल्यू अप्रोक्स शुड बी ग्रेटर देन 4 आएगा, समझे। तो इसका आंसर है कि PH जो है सॉल्यूशन का एनोड पे, वो 4 से ज़्यादा होगा, तो जाके ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली वर्क कर सकता है, मतलब ये रिएक्शन हो सकता है और O2 गैस लिबरेट हो सकता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्हेनियस इक्वेशन। ए लिखा है, द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी इज E⁻−EA/RT। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ग्रेटर देन होता है, एक्टिवेशन एनर्जी से ग्रेटर देन एनर्जी रखने वाले फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इतने होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। बी ऑप्शन में बोल रहा है, द रिएक्शन विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी इज फास्टर। बिल्कुल सही है, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है वो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। और सी में बोल रहा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। तो ये भी करेक्ट है, अप्रोक्स डबल हो जाता है। डी में बोल रहे हैं, द ग्राफ ऑफ लॉग के वर्सेस 1/t इज ए स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप -EA/R। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो देखो, आर्हेनियस इक्वेशन होता है k इज इक्वल टू ए E⁻−EA/RT। हम दोनों साइड इसमें पहले ln लेते हैं, तो ln के हो जाएगा इज इक्वल टू ln A माइनस EA/RT। अब ln को log में कन्वर्ट कर दो, तो log के इज इक्वल टू log A माइनस EA/2.303 RT।
अब देखो, अगर log k को y एक्सिस पे लिया जाए तो log a हो जाएगा कांस्टेंट c, और यहाँ पे जो 1/t को x एक्सिस मानेंगे तो स्लोप जो आएगा, जो स्लोप आएगा m, वो कितना आएगा, x क्या है 1/t, तो m का वैल्यू आएगा m इजकल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। समझे? तो यहाँ पे लिख रहा है स्लोप जो होगा माइनस ई ए अपॉन आर, और स्लोप में टी नहीं आएगा, तो बस यहाँ पे गलती क्या कर दिया, 2.303 नहीं दिया है, मीन से भी गलत हो गया। तो सिर्फ बी और सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड वाला, बी एंड सी आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ए बोला है हाइड्रेटेड सॉल्ट कैन बी प्राइमरी स्टैंडर्ड, तो हो सकते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड तो हो ही सकते हैं। सेकंड बोल रहा है प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड नॉट रिएक्ट विथ एयर, तो बिल्कुल सही है, एयर से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो ठीक है, ए भी सही है। प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली एंड स्टोक्योमेट्रिकली, तो देखो स्टोक्योमेट्रिकली रिएक्ट तो करने चाहिए लेकिन इंस्टेंटेनियसली नहीं, थोड़ा मतलब रिएक्शन करना चाहिए, कंप्लीट रिएक्शन करे और स्टोक्योमेट्री करे, तो आधा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, मतलब ये गलत हो गया। प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड नॉट बी वाटर सॉल्युबल, ये तो गलत बोल रहा है, वाटर सॉल्युबल नहीं होगा तो सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करोगे। अब ई में बोल रहा है प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड नॉट बी लोअर मास, ये भी सही है। देखो मास अगर ज़्यादा होगा ना, प्राइमरी स्टैंडर्ड जो भी हम लोग लेंगे, तो अगर उसका वेट मेजर करते हैं तो आता है, देखो मोल निकालोगे, तो मोल कैसे निकालेंगे, वेट बाय मोलर मास, तो अगर मोलर मास हाई रहेगा तो अगर वेट मेजर करते समय थोड़ा एरर भी किए होगे तो मैनेज कर लेगा। समझे? तो ये सही बात है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड जो भी हम लोग यूज करेंगे उसका मोलर मास हाई होना चाहिए, लोअर नहीं होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो रहा है, ए बी एंड ई, तो इसमें ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 36 ग्राम ऑफ ए रिएक्ट विद 56 ग्राम ऑफ बी टू फॉर्म Ab2 अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, ए का मोलर मास और बी का मोलर मास दिया है। तो सबसे पहले देखो ए टू बी के साथ रिएक्ट करके बना रहा है Ab2, ए का वेट दिया है 36 ग्राम और बी का वेट दिया है 56 ग्राम, तो सबसे पहले अपने को मोल निकाल लेना है। इसमें मोल कैसे निकालेंगे, ए का मोलर मास दिया है 60 ग्राम और बी का दिया है 80 ग्राम, तो जो मोल आएंगे, मोल ऑफ ए यहाँ पे आ जाएगा 0.6, और बी का जो मोल आएगा 80 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 आएगा। अब देखो लिम यहाँ पे एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में बोला है मोलिकुलर वेट ऑफ Ab2 इज 140, तो Ab2 जो है, यहाँ पे Ab2 है, इसका मोलिकुलर वेट कैसे हो निकालेंगे, तो देखो Ab2 में ए के मोल कितने हैं, एक, तो हो जाएगा यहाँ पे 60, और बी के कितने मोल है, दो, तो 2 इंटू मोलिकुलर वेट 80, अब इनको ऐड करेंगे तो आएगा 220 ग्राम, लेकिन यहाँ पे 140 ग्राम बोला है, मीन से इनकरेक्ट हो गया। ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, अच्छा इसमें एल आर पता लगाना है, तो जो मोल आया उसको स्टोइकोमेट्री से डिवाइड करो, तो 0.7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.35, मीन्स एल आर हो गया बी, तो एल आर तो बी है, इसमें ए बोला है, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। थर्ड वाले में बोल रहा है 15 ग्राम ऑफ ए रिमेन्स अनरिएक्टेड, तो ए का 15 ग्राम अनरिएक्टेड रह जाता है, क्वेश्चन में पूछा है, तो सबसे पहले ए का मोल निकालते हैं और फिर वेट निकाल लेंगे। तो ए का मोल कैसे निकालेंगे, देखो 0.7 ग्राम, जो 0.7 मोल है बी का रिएक्ट किया है, तो ए का उसका हाफ मोल रिएक्ट करेगा, मतलब 0.35, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए का रिमेनिंग मोल आ जाएगा, और ए का रिमेनिंग मोल आएगा यहाँ पे 0.25,
ए मोल ऑफ ए जो रिएक्शन के बाद बच गया है, तो वेट कितना आएगा? वेट कैसे निकालेंगे? मोल इंटू मोलिकुलर वेट। ए का मोलिकुलर वेट है 60, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 15 ग्राम। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसमें। और वेट ऑफ Ab2 इज 132 ग्राम बोल रहा है। अगर इसको कैलकुलेट करना चाहोगे तो Ab2 का मोल निकाल लो। देखो Ab2 का कितना मोल बनेगा? 0.35, और 0.35 मोल है, तो वेट कितना हो जाएगा Ab2 का? मोल 0.35 इंटू मोलर मास 220। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखोगे तो यहाँ पे आएगा लगभग 77 ग्राम, लेकिन यहाँ पे 132 दिया है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। मतलब ऑप्शन जो थर्ड है ये करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ये तो शायद रिपीट हो गया है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स्ड ऑक्साइड। इसमें से कितने मिक्स्ड ऑक्साइड हैं? तो ये देखो क्रोमियम ऑक्साइड, ये भी नहीं, ये तो प्योर ऑक्साइड है। MnO2 मिक्स्ड ऑक्साइड है, सॉरी Mn3O4, Mn3O4। इसमें देखेंगे तो 2 मोल MnO का रहता है और 1 मोल MnO2 का होता है। ऐसे ही ये वाला, ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है, Fe3O4। इसमें FeO फेरस ऑक्साइड होता है और 1 मोल फेरिक ऑक्साइड का होता है, एक एक मोल दोनों का प्रेजेंट होता है। ये भी प्योर ऑक्साइड है, ये भी प्योर है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। Pb3O4, Pb3O4 में देखेंगे तो PbO और PbO2 प्रेजेंट होता है। तो PbO का 2 मोल होता है और 1 मोल PbO2 का होता है। तो ये 3 मिक्स्ड ऑक्साइड हैं। इनका नंबर पूछ रहा था तो 3 आंसर हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें बोल रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ लिथियम फ्लोराइड इन किलोजूल। एक गिवन डेटा है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ लिथियम सॉलिड दिया है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम गैस दिया है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ F2 गैस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ F गैस दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिथियम फ्लोराइड सॉलिड दिया है। कुल मिला के ये लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन का जो क्वेश्चन होता है, बॉर्न हैमर साइकिल बना के कैलकुलेट किया जाता है, उस पर बेस्ड है। तो इसको, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपने को लिथियम फ्लोराइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना होगा। तो देखो लिथियम फ्लोराइड जो सॉलिड है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखो। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन, यहाँ पे अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल रहे हो तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने होने चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो लिथियम सॉलिड हो गया, लिथियम का स्टैंडर्ड स्टेट, और F2 का गैस हो गया, और एक ही मोल बनना चाहिए, तो यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा, इसको बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिथियम फ्लोराइड। ये वैल्यू दे रखा है -617 किलोजूल पर मोल में। अब देखो लिथियम को सबसे पहले बॉर्न हैमर साइकिल बनाने जा रहे हैं, तो लिथियम सॉलिड को सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन देना पड़ेगा, या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जैसे देंगे, इसका वैल्यू है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का 161, 161। तो ये लिथियम गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिथियम गैस जो है, इसको एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन देंगे 520। इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर देंगे 520, तो लिथियम जो है लिथियम गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक एक मोल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब यहाँ पे देखो F2 को अगर बॉन्ड एनर्जी देंगे, F2 को अगर बॉन्ड एनर्जी देंगे, तो देखो 2 मोल F मिलेगा अपने को, चाहिए कितना? एक ही मोल। तो बॉन्ड एनर्जी का हाफ एनर्जी इसमें खर्च होने वाला है,
और बॉन्ड एनर्जी का हाफ एनर्जी देंगे तो 1 मोल एफ गैस मिल गया। अब एफ गैस जो है ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एफ माइनस बनाएगा, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसका वैल्यू दे रखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना दिया है, -328, -328। और बॉन्ड एनर्जी दे रखा था यहाँ पे 1/2, बॉन्ड एनर्जी है 154। अब देखो यहाँ पे लिथियम प्लस बन गया, एफ माइनस बन गया। अब इनका आपस में अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होता है जिसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी का वैल्यू दिया है क्या यहाँ पे, यहाँ पे लैटिस एनर्जी का वैल्यू दिया नहीं है। अच्छा वही तो पूछ रहा था, लैटिस एनर्जी बताओ। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इनिशियल स्टेट इसको मान लेते हैं। ये मान लो अपना इनिशियल स्टेट था, स्टेट 1, और ए है फाइनल स्टेट, ए एफ स्टेट 2। तो हेस लॉ लगा सकते हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे अगर देखेंगे तो एंथैल्पी का चेंज सेम आएगा, किसी भी पाथ के थ्रू जाओ एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। तो हेस लॉ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो एक डायरेक्ट पाथ के थ्रू जा रहे हैं इधर से, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -617 इज इक्वल टू, अब इस पाथ के थ्रू जाओ, तो इस पाथ के थ्रू जाएंगे तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लिखना पड़ेगा 161 प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी कितना हो जाएगा, 154 का हाफ माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 328 प्लस लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी भी कितना दिया है, यहाँ पे लैटिस एनर्जी, लैटिस, अच्छा लैटिस एनर्जी तो पूछ रहा है यार, यहाँ पे लैटिस एनर्जी लिख लेंगे। तो यहाँ से लैटिस एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और लैटिस एनर्जी का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करके देख लेना, अप्रोक्स लैटिस एनर्जी आने वाला है -1047 किलो जूल पर मोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है -1047 किलो जूल पर मोल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 में दिया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज। यहाँ पे देखो कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन, यहाँ पे हो ही जाता है, नाइट्रोजन का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगा, और फिर फ्लोरीन मीन्स करेक्ट है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैग्नीट्यूड ओनली फॉर ग्रुप 16 इज सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम ऑक्सीजन। ये भी करेक्ट है, ऑक्सीजन का अपने ग्रुप में सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। मीन्स बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे देखो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बोल दिया मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयरिंग नहीं कराना है। और एक कॉम्प्लेक्स क्या लिखा है, निकल, यहाँ पे ट्राईफिनाइल फॉस्फीन है और Cl। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल का कितना है, 4, निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तभी तो पैरामैग्नेटिक है। अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता तो पेयरिंग करा देता। तो यहाँ से देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, निकल का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगा, और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में यहाँ पे E हो जाएगा और 3 ऑर्बिटल T2 के ऊपर चले जाते हैं। ये जो गैप होता है इसको बोलते हैं डेल्टा T, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। अब देखो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी में देखें तो बेरी सेंटर से इन दोनों का एनर्जी कितने से घट जाता है, 0.6 डेल्टा टी से। और ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो
उस इलेक्ट्रॉन के करेस्पॉन्डिंग, पर इलेक्ट्रॉन के करेस्पॉन्डिंग एनर्जी बढ़ जाता है 0.4 डेल्टा टी से। अब देखो क्वेश्चन में बोला है सी एफ एस सी वैल्यू इज -0.2 डेल्टा ओ, ये डेल्टा टी है। तो देखो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हुए होंगे, एक दो, निकल में 8 इलेक्ट्रॉन है, निकल में देखेंगे तो देखो आर्गन 3d8, डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी बढ़ गया होगा। तो सी एफ एस सी अगर कैलकुलेट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो 2 इलेक्ट्रॉन है E2G में, और पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितने से बढ़ेगा 0.4 इंटू डेल्टा टी, तो इतने से एनर्जी इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे लिख रहा है -0.2 से मतलब इतना वैल्यू है, तो ये तो गलत ही हो गया सी एफ एस सी का वैल्यू। इट इज वाइट इन कलर, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वाइट कैसे होगा, ये तो कलर्ड होगा, तो ये भी गलत हो गया। इट हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 बोर मैग्नेटॉन, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट इतना आएगा ही, ये करेक्ट हो गया। इट हैज़ टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अरे भाई ये टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, क्योंकि ये जो सब पोजीशन है यहाँ पे A B C D इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मीन्स इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें बोल रहा है एक्स इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, एक्स क्या है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, एंड वाई इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन ग्रुप 15, यहाँ पे एलिमेंट लिखा है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन, एक्स है नाइट्रोजन, और लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एंटीमनी, वाई हो गया एस बी एंटीमनी। तो यहाँ पे देखो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब आगे बोल रहा है H2O इज एसिडिक, अच्छा इसका ऑक्साइड बनाएंगे तो N2O3 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये तो एसिडिक ही होगा। और जो एंटीमनी है इसका ऑक्साइड क्या होगा, तो देखो और आर्सेनिक हो या एंटीमनी मेटलॉइड हैं, लेकिन अगर इन पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये बना लेते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, समझे, AS2O3 Sb2O3, तो ये एम्फोटेरिक होते हैं, तो Y2O3 इज एम्फोटेरिक, मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, क्योंकि ये एम्फोटेरिक है, और पहला वाला जो X2O3 है वो एसिडिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें बोल रहा है मॉलिक्यूल विथ लीस्ट डाइपोल मोमेंट एमंग द फॉलोइंग स्पीसीज, एक क्लोरोफॉर्म NF3 H2S H2O NH3 हैज X नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, फाइंड X। तो यहाँ पे लीस्ट डाइपोल मोमेंट किसका है, देखो NF3 का लीस्ट डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो जो लोन पेयर है इसका, और जो तीनों फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है, नेट डाइपोल मोमेंट बहुत कम ही आने वाला है यहाँ पे, तो म्यू नेट जो है बहुत कम आने वाला है यहाँ पे, म्यू नेट वेरी लेस, तो बहुत कम डाइपोल मोमेंट आने वाला है यहाँ पे। और इस केस में क्या बोल रहा है, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज, तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितना आएगा, एक, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है स्टेटमेंट 1 दिया है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन डेट ऑफ मैग्नीज, तो क्रोमियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अगर कंपेयर करना है मैग्नीज से, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 3d5 4s1, और मैग्नीज का यहाँ पे लिख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 4s2। तो देखो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्रोमियम +1 बनाना है, तो हाफ फील्ड जो 4s हाफ फील्ड है उसे निकालना पड़ेगा,
और मैग्नीज के लिए बात करेंगे तो जो 4s2 है फुली फिल्ड, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो देखो दोनों हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल ही होते हैं। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीज। तो लोअर होगा क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड से निकालना है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? फुल फील्ड। तो यहाँ पे क्रोमियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लोअर होगा। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। जो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज हायर। सेकेंड और थर्ड हायर होगा मैग्नीज के सेकेंड और थर्ड से। तो यहाँ पे देखो, अगर सेकेंड और थर्ड कंपेयर करना है तो सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल लो और फिर देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या कैसा दिख रहा है। तो देखो ये मैग्नीज प्लस है। अगर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है तो क्रोमियम प्लस से इलेक्ट्रॉन निकाल के +2 में जाएंगे और मैग्नीज प्लस जो है इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Mn2 प्लस में जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्रोमियम का जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है IE2, वो तो ज़्यादा ही हो जाएगा मैग्नीज के IE2 से। मैग्नीज के सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फुली फिल्ड है और यहाँ पे हाफ फिल्ड है। अब देखो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो अगर थर्ड की बात करेंगे तो सेकेंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो। सेकेंड क्रोमियम 2 प्लस में अगर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d4। और अगर मैग्नीज 2 प्लस में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है और मैग्नीज को +3 में पहुंचाना है। तो मैग्नीज को +3 में ले जाओगे तो यहाँ पे देखो हाफ फील्ड से निकाल रहे हो और क्रोमियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ पे हाफ फील्ड या फुली फील्ड कुछ नहीं है, ये इजीली निकल जाएगा। समझे? यहाँ पे 3d3 आएगा। तो अब देखो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मैग्नीज से मुश्किल होगा क्योंकि मैग्नीज का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मीन्स दूसरा वाला आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम का ज़्यादा होगा लेकिन तीसरा मैग्नीज का ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है दूसरा और तीसरा दोनों जो है क्रोमियम का ज़्यादा होगा। तो ये तो गलत बोल रहा है। मीन्स स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। तो कौन सा इसका ऑप्शन बनेगा? फर्स्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है स्टेटमेंट 1 दिया है इसमें BCl3 एंड AlCl3 आर कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, कोवेलेंट कंपाउंड है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोल रहा है BCl3 ऑन रिएक्शन विथ वाटर प्रोड्यूस BOH का होल फोर्थ माइनस। ये टेट्रा हाइड्रोक्साइडो और बोरेट ऐसा कुछ लिखा है तो ये तो बिल्कुल ही गलत लिखा है। ऐसा थोड़ी ना बनता है। देखो अगर BCl3 इसका पानी के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो बनता है H3BO3 बोरिक एसिड प्लस HCl। अब देखो इस बोरिक एसिड के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है लेकिन पानी इतना पावरफुल न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट कर दे। पानी इतना पावरफुल न्यूक्लियोफाइल नहीं है। लेकिन अगर कहीं BF3 होता है और F माइनस होता है तो वो पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है, एग्रेसिव न्यूक्लियोफाइल है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करके BF4 बना देता है। लेकिन पानी इतना एग्रेसिव न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो बोरिक एसिड बनता है। और यहाँ पे बना के दिया है ये वाला, पानी को अटैक करा के BOH का होल फोर्थ माइनस बना दिया है तो ऐसा तो होगा नहीं। मीन्स स्टेटमेंट 2 क्या है? इनकरेक्ट। तो ये गलत हो गया। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 1 इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड इज। इस कंपाउंड का IUPAC नाम बताना है। अच्छा ये देखो एस्टर है, यहाँ पे एस्टर। तो ईस्टर का नाम लिखते हैं जो ऑक्सीजन से लगा अल्काइल ग्रुप है वहां से स्टार्टिंग करते हैं। इसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानना है, यहीं से इस अल्काइल वाले पार्ट से नाम लिखना शुरू करते हैं। तो देखो इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोपाइल।
प्रोफाइल लिख दिए। अब उसके बाद देखो एस्टर का नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, मेन चेन का 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 पे ब्रोमो है और 5 पे मिथाइल है, तो इसका नाम लिखेंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना शुरू करेंगे, 2 ब्रोमो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, और 5 मिथाइल, 2 ब्रोमो 5 मिथाइल। और यहाँ पे 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, हेप्ट। हेप्ट, और पूरा पीसी सिंगल बॉन्ड से भरा पड़ा है तो एन लगा देंगे, हेप्टेन। और ओइक एसिड के लिए यहाँ पे, सॉरी, ओएट लगाएंगे तो ई हटा देंगे, हेप्टेन में जो ई है उसको हटा के यहाँ पे ओएट लिख दिए हैं। तो इसका आईयूपीएसी नाम ये है। अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, प्रोपाइल 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्टेनोएट। तो ये वाला आंसर करेक्ट है, बी वाला, मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इन द गिवन रिएक्शन फाइंड फाइनल प्रोडक्ट बी। अब देखो पहले स्टेप में क्या करा रहा है, NH2 का रिएक्शन करा रहा है बेंजोइल क्लोराइड के साथ। और यहाँ पे तो इस, सॉरी ये बेंजीन नहीं है, तो बेंजोइल क्लोराइड के साथ अगर इसका रिएक्शन होगा तो बनेगा NH सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे फिनाइल ऐसे कनेक्ट हो गया। अब देखो ए बन गया ए। अब ए का रिएक्शन करा रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और फिर हाइड्रोलिसिस कराएगा दूसरे स्टेप में। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, सीओ को यहाँ से हटा देगा और 2 हाइड्रोजन लगा देगा यहाँ पे। तो फाइनली अपना जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में अपने को दिखेगा NH, यहाँ पे CH2 में कन्वर्ट हो गया, कॉर्नर दिख रहा है, और यहाँ पे फिनाइल रिंग ऐसे कनेक्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, मीन्स ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहा है एन एल्कीन ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस gives methanol as one of the product its structure is। अच्छा, यहाँ पे देखो अगर इसको ब्रेक करेंगे तो कभी इथेनॉल मिलेगा क्या, इसको भी ब्रेक करेंगे तो इथेनॉल नहीं मिलेगा, इसको भी ब्रेक करेंगे तो इथेनॉल नहीं मिलेगा। ये सब कीटोन देने वाले हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से। सिर्फ ऑप्शन 2 में दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो CH है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों ओर ऑक्सीजन लगाएंगे, तो यहाँ पे अपने को इथेनॉल मिलेगा। समझे, मीन्स ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है व्हेन 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड X is subjected to Geldof method for estimation of nitrogen, 15 ml 1 molar H2SO4 was neutralized by ammonia evolved, the percentage of nitrogen इन कंपाउंड X इज। तो यहाँ पे देखो जेल्डॉल प्रोसेस में अमोनिया के एस्टिमेशन के लिए जो यूज होता है, यहाँ पे क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखो जो अमोनिया रिलीज हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अमोनिया के इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट लिखना है तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। और अमोनिया का इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, अमोनिया का मोल इंटू इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा, अमोनिया का मोल इंटू उसका एन फैक्टर तो 1 है। और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए मोलैरिटी दिया है 1 मोलर, वॉल्यूम दिया है 15 ml, को 1000 से डिवाइड कर दो, इंटू एन फैक्टर 2 है, ये हो गया मोल। तो मोल ऑफ अमोनिया यहाँ से आएगा NH3, और जो अमोनिया का मोल है वही नाइट्रोजन का मोल होगा, मोल। समझे, अब नाइट्रोजन का मोल अपने को पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है, यहाँ पे बोल रहा है
परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताओ। तो नाइट्रोजन का हम पहले क्या करेंगे, वेट निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन, इसका मोल कितना है, 15 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 2। और नाइट्रोजन के लिए देखेंगे तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 ग्राम में वेट आ गया। अब क्वेश्चन में जो अपना स्टार्टिंग मटेरियल लिया था 1 ग्राम लिया था कंपाउंड का, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का वेट 15 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे, अब देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है, अब इसका वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाएगा जो भी है परसेंटेज। तो ऐसे इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे देखो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें बोल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मोलिकुलर फॉर्मूला C8H8O2 गिव क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन विथ एसीटोन, एसीटोन के साथ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। एंड ए ऑल्सो रिएक्ट विथ कॉन्क NaOH and produce alcohol as one of the product, identify the structure of A। अच्छा ए में देखो, ए में कार्बन कितना है 8, तो यहाँ पे सबसे पहले ए का डी यू चेक करो। ए का डी यू चेक करेंगे तो डी यू आ रहा है यहाँ पे, देखो 8 कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 8 कार्बन के लिए हाइड्रोजन चाहिए 18, लेकिन यहाँ पे 8 ही हाइड्रोजन है, मतलब 10 हाइड्रोजन की कमी है। और 10 हाइड्रोजन का कमी मतलब डी यू 5 है। अब डी यू 5, तो बेंजीन रिंग का डी यू हो गया अकेले 4, और एक मल्टीपल बॉन्ड कार्बोनिल कंपाउंड का होगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे देखो अ, इसका तो डी यू 5 आ रहा है, लेकिन देखो इसमें एक ही ऑक्सीजन है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे देखो इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसका डी यू 5 है, डी यू 5 है, ऑक्सीजन भी 2 है, एटम सेम डी यू सेम, मतलब ए वाला सिर्फ फॉर्मूले से मैच कर रहा है। डी फोर्थ ऑप्शन में देखो कार्बन ही ज़्यादा ले लिया है, तो अपने को इसमें कुछ सोचना ही नहीं था, सिर्फ देखना था एटम सेम डी यू सेम, तो सिर्फ एक ही कंपाउंड बना के दिया है थर्ड वाला जिसमें एटम सेम है डी यू सेम है। बाकी सब में देखेंगे तो एटम सेम नहीं मिल रहा है या किसी में डी यू सेम नहीं मिल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बोला राइट द करेक्ट IUPAC नेम इन द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन। अच्छा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो सोडामाइड लिया है, सोडामाइड Na+ NH2 माइनस। अच्छा ये जो अमाइड है NH2 माइनस, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो H दिख रहा है ना, यहाँ से एक H निकालेगा, तो यहाँ का जो लोन पेयर है यहाँ पे आएगा और Br निकल जाएगा। तो यहाँ पे बनने वाला है जो प्रोडक्ट, यहाँ पे बनेगा Br, H रह गया। अब देखो इतना एग्रेसिव ये है न्यूक्लियोफाइल कि यहाँ से देखो यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा, तो यहाँ से क्या करेगा, इस H+ को भी डबल बॉन्ड के H+ को भी निकाल लेता है, और यहाँ से फिर इसका जो लोन पेयर है यहाँ पे अटैक करेगा, Br निकल जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट कर देगा, समझे। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाया है, अब फिर AX बन गया। अब फिर क्या कर रहा है, X में फिर सोडामाइड मिला रहा है। अब यहाँ पे फिर सोडामाइड मिलाने से NaNH2, तो ये sp हाइब्रिड कार्बन का हाइड्रोजन है, एसिडिक होता है, तो इसको लेके निकलने का यहाँ से, समझे। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्रिएट कर देगा, कार्बन देख लो सेम है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये कंपाउंड दिया है 2 ब्रोमो प्रोपेन, अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, और यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, यहाँ से ऐसे कनेक्ट होगा, तो देखो फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया। अब इसका IUPAC नाम लिखना है,
तो IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? इधर से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे है मिथाइल, 2 पे मिथाइल लिखेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, 2 मिथाइल। और उसके बाद 6 कार्बन है, तो लिखेंगे 6 के लिए हेक्स। अब डबल बॉन्ड का नेचर बताना पड़ेगा। 3 पे है आइन, हेक्स। 3 पे है YNE, तो इसका नाम क्या बनेगा? 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, इन विच एमंग द फॉलोइंग रिएक्शंस दिस कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड। अच्छा, ए वाले में अगर देखेंगे तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा? एम यहाँ पे जो है ना, एम माइनस है, मिथाइल, यहाँ पे CH3 माइनस है न्यूक्लियोफाइल। तो अगर CH3 माइनस को देखेंगे तो अटैक करेगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा यहाँ पे? OH हाइड्रोलिसिस के बाद, तो पहले वाले से तो फॉर्म हो जाएगा। दूसरे वाले में सोडियम बोरोहाइड्राइड है, यहाँ से H माइनस हाइड्राइड आयन यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे बनेगा OH हाइड्रोलिसिस करने के बाद, यहाँ से H, ये कार्बन जो है इससे 2H। तो यहाँ पे डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, जो पूछ रहा है कि ये बनना चाहिए। अब देखो, इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगेगा। नीचे भी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो यही बनेगा। अब फिर दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है? सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करा रहा है। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, तो यहाँ हाइड्राइड क्या करेगा? H माइनस यहाँ पे कनेक्ट कराएगा। तो इस केस में देखो, यहाँ पे बन जाएगा OH, और यहाँ पे मिथाइल ऐसे कनेक्ट है, तो इसमें भी डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जा रहा है। डी वाले में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये भी H माइनस यहाँ पे कनेक्ट कराएगा, तो इस केस में भी डिजायर्ड प्रोडक्ट तो बन ही जाएगा, COH, और यहाँ पे एक H लगा और एक, तो इसमें भी बन जा रहा है। ये जो डी वाला है मर्क्यूरिक सल्फेट, और बाद में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो यहाँ से देखो एसीटोन बनेगा। यहाँ पे देखेंगे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आएगा CH3, तो इसमें भी डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, इसमें भी नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? बी और ई। बी और ई जो है सेकंड ऑप्शन, इसमें डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। तो ये रहा पेपर का डिस्कशन। तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट ही है, कुछ क्वेश्चन टफ भी है, कुछ इजी भी है। चलो, थैंक यू।